हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निफाई जोन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम परीक्षा मंथन करंट अफेयर लक्ष्य 3 2024 को लक्ष्य 3 2024 का ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, या फिर बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए यह करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का। दोस्तों, ये सभी जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर आज करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य। बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य। जुलाई 2024 में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। यह घोषणा मॉरिशस में वर्चुअली आयोजित हुई 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। वर्ष 2024 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सिंह ने किया था। किसने किया था? तो पंकज सिंह ने किया था। अब देखते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में। समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस क्षेत्रीय समूह का सचिवालय कोलंबो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलंबो में स्थित है। इसके सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश शामिल है। मॉरिशस वर्ष 2022 में इसका सदस्य बना है। मॉरिशस कब इसका सदस्य बना है? तो मॉरिशस वर्ष 2022 में इसका सदस्य बना है। विदित हो कि इसकी स्थापना वर्ष 2020 में भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के द्वारा समुद्री सहयोग पर त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा को रेखांकित करना है। यह इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया एवं समुद्री खोज और बचाव को प्राथमिकता देता है। विदित हो कि CSC 5 स्तंभों पर केंद्रित है। यह CSC 5 स्तंभों पर केंद्रित है। पहला है समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरवाद का मुकाबला करना, तस्करी एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। फिर है लास्ट, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। अगला न्यू टॉपिक है दोस्तों, भारत इटली द्विपक्षीय संबंध के बारे में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 जून 2024 तक इटली में आयोजित वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन समूह की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। यह 50वीं वर्षगांठ था किसका? तो यह G7 शिखर सम्मेलन का। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री की यह प्रथम विदेश यात्रा थी। मुख्य बिंदु किसका देखते हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI का शुभारंभ किया गया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक $600 बिलियन एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। अब देखते हैं भारत इटली संबंधों के जो आयाम है वो देखते हैं। भारत इटली संबंधों के आयाम, तो पहला है राजनयिक संबंध देखते हैं। भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आधिकारिक स्तरों पर यात्राओं का नियमित आदान प्रदान होता रहा।
जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1953 में इटली का दौरा किया था और इटली के राष्ट्रपति ऑस्कर लुइगी स्काल्फारो, क्या नाम है इस राष्ट्रपति का? इटली के राष्ट्रपति ऑस्कर लुइगी स्काल्फारो फरवरी 1995 में भारत आने वाले पहले इतालवी राष्ट्राध्यक्ष थे। वर्ष 2012 में केरल के तट पर 2 मछुआरों की हत्या के आरोप में इतालवी नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव जैसी स्थिति बनी। हालांकि वर्ष 2017 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी और नरेंद्र मोदी ने सामान्य संबंधों को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके समकक्ष कोंते ने 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। – 2020 से 25 कार्य योजना को अपनाया गया और ऊर्जा, मीडिया, वित्त, जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह 2020-25 कार्य योजना में 2 से 3 मार्च 2023 को भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के पृष्ठभूमि में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों ने हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण, रक्षा सह उत्पादन और सह नवाचार, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। अब इसके आर्थिक संबंध को देखते हैं। आर्थिक संबंध। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इटली जो है वह यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इटली के साथ भारत का 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 13.299 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक वृद्धि की वृद्धि की है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2022 तक 3.25 बिलियन डॉलर के संचयी एफडीआई प्रवाह के साथ इटली भारत में 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अब देखते हैं रक्षा संबंध के बारे में। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के तहत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने में सहमति व्यक्त की थी। अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान भी रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन नवीनीकृत किया गया था। इससे पहले इटली के रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर मोटेओ पेरेगो डी क्रेमनेगो ने फरवरी 2023 में एरो इंडिया शो में इतालवी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। साथ ही रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों का मुकाबला करने के लिए फरवरी 2023 में सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अपने दूतावास की एक अधिकारी को भी तैनात किया। अब आगे देखते हैं भारत और इटली के संबंध में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंध को देखते हैं। 1976 में हस्तांतरित सांस्कृतिक सहयोग 1976 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौते को जुलाई 2004 में एक नए समझौते के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए एक
कार्यक्रम पर समय समय पर हस्ताक्षर किए जाते रहे हैं। इटली में विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय कला, इतिहास और भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। सितंबर 2011 में रोम के ला सैम्पिएजा विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास पर भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR की एक पीठ की स्थापना की गई थी। ICCR नई दिल्ली और नेपल्स एल ओरिएंटल विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर 22 अप्रैल 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। अब देखते हैं इसका भारत और इटली के बीच में बहुपक्षीय संबंध को देखते हैं। बहुपक्षीय संबंध भारत और इटली के बीच में, इटली ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन FATF सहित महत्वपूर्ण चुनावों में भारत को समर्थन दिया है। वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भी भारत के प्रवेश का समर्थन किया। इटली 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बना था। इटली जो है वह 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बना था। अब अगला देखते हैं न्यू टॉपिक। ICC द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट। ICC द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट के अनुसार ये अपराध 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 के बीच किए गए थे। विदित हो कि वर्ष 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी युद्ध अपराध के लिए ICC वारंट जारी किया गया था। इसी में अगला पॉइंट है सरगई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव के बारे में देखते हैं। सरगई शोइगु के बारे में देखते हैं। शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे। सरगई शोइगु जो है वह रूसी रक्षा मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ था। उन्हें पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे 12 वर्षों तक अपने पद पर रहे थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें युद्ध प्रयासों का नेतृत्व सौंपा गया था। अब देखते हैं वालेरी गेरासिमोव के बारे में। पुतिन और शोइगु के बाद गेरासिमोव को सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। वर्ष 2012 में उन्हें उप रक्षा मंत्री बनाया गया था। अब देखते हैं क्या है ICC के आरोप। ICC के आरोपों में नागरिक वस्तुओं पर हमले निर्देशित करना और नागरिकों को अत्यधिक आकस्मिक क्षति पहुंचाना या नागरिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है। आगे देखते हैं पॉइंट इसी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए वर्ष 1998 में रोम संविधि को अपनाने के साथ स्थापित किया गया था। हालांकि वर्ष 2003 में इस न्यायालय ने काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना, इन अपराधों को दोबारा होने से रोकने में मदद करना, चाहे उस व्यक्ति का पद या स्थिति कुछ भी हो।
वर्तमान में 124 देश आईसीसी के सदस्य हैं। वर्तमान में आईसीसी के कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं? तो 124 सदस्य देश हैं, जिसमें अफ्रीकी देशों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें अफ्रीकी देशों की संख्या सर्वाधिक है। नवीनतम सदस्य देश आर्मेनिया गणराज्य 124वां सदस्य है। नवीनतम जो सदस्य उसका बना है वो कौन है? आर्मेनिया राज्य। आर्मेनिया गणराज्य 124वां है, जो फरवरी 2024 में शामिल हुआ है, जो कि कब हुआ? फरवरी 2024 में शामिल हुआ है। अब अगला न्यू टॉपिक है दक्षिण चीन सागर विवाद। क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद? वर्तमान स्थिति एवं भारत की बढ़ती भागीदारी के बारे में देखते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद, वर्तमान स्थिति एवं भारत की बढ़ती भागीदारी के बारे में देखते हैं। हाल ही के दिनों में चीन द्वारा फिलीपींस के आपूर्ति जलयान को रोके जाने की घटना दक्षिण चीन सागर में चल रहे संघर्ष की याद दिलाती है। सामरिक रूप से अस्थिर इस क्षेत्र में चीन का सभी देशों के साथ विवाद है। ये क्षेत्रीय विवाद इस क्षेत्र में चीन की छिपी हुई आधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करते हैं। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं। चीन फिलीपींस विवाद। क्या है चीन फिलीपींस विवाद? स्कार्बोरो सोल यह छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच महत्वपूर्ण टकराव का बिंदु रहा है। यह जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये स्कार्बोरो सोल यह क्षेत्र, यह छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इसे 2012 में चीन ने अपने अधीन कर लिया था। यह क्षेत्र समुद्री यातायात की निगरानी और संभावित रूप से नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। दूसरा क्या है विवाद का पॉइंट? तो स्प्रैटली द्वीप समूह, जिसमें कई छोटे द्वीप चट्टान एटोल शामिल है, विवाद का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के पास स्थित है। ये प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। इन द्वीपों पर चीनी सैन्य उपस्थिति स्थापित करके दक्षिण चीन सागर में शक्ति को बढ़ा रहा है। आगे देखते हैं चीन वियतनाम विवाद। इसी में आगे देखते हैं चीन और वियतनाम विवाद। विदित हो कि पैरासेल और स्प्रैटली द्वीप समूह समृद्ध मछली पकड़ने के मैदान से घिरा हुआ है और संभावित रूप से गैस और तेल के भंडारों से भी ये चीन और वियतनाम के क्षेत्रीय विवादों के केंद्र में है। अब देखते हैं पैरासेल द्वीप को देखते हैं। वियतनाम के पास स्थित पैरासेल द्वीप 1974 में एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद चीन के नियंत्रण में है। ये द्वीप प्रमुख समुद्री मार्गों और संभावित पानी के नीचे संसाधन के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पैरासेल पर नियंत्रण चीन को अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाने और अपनी दक्षिणी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। अब देखते हैं स्प्रैटली द्वीप के बारे में देखते हैं। स्प्रैटली द्वीप के कुछ हिस्से पर चीन और वियतनाम दोनों का दावा है। स्प्रैटली द्वीप के कुछ हिस्सों पर चीन और वियतनाम दोनों का दावा है। वियतनाम का दावा है कि द्वीपों पर उनकी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कम से कम 17वीं सदी से स्थापित है, जबकि दूसरी ओर चीन कहता है कि वह इन द्वीपों और द्वीप समूहों की खोज, नामकरण, विकास और प्रबंधन करने वाला पहला देश था। अब इसी में आगे देखते हैं चीन और मलेशिया विवाद। चीन और मलेशिया का विवाद। चीन के दावे मलेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ तक है, खासतौर पर ल्यूकोनिया सोल्स के आसपास जो प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध क्षेत्र है। इन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके चीन का लक्ष्य महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन को सुरक्षित करना
और मलेशिया के समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखना है। यह नियंत्रण चीन की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में आगे देखते हैं ब्रुनई चीन विवाद क्या है। ब्रुनई और चीन विवाद। ब्रुनई के क्षेत्रीय दावे तुलनात्मक रूप से छोटे हैं, लेकिन वे अपने संसाधन समृद्धि EEZ के कारण समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन के दावे दक्षिण चीन सागर के संसाधन आधार पर हावी होने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बीजिंग इस परिसंपत्तियों का आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लाभ उठा सके। इसी में आगे है चीन इंडोनेशिया विवाद क्या है। तो इनके बीच में देखते हैं कौन सा द्वीप के विवाद है। तो नाटूना द्वीप चीन और इंडोनेशिया के मध्य जो विवाद है वह नाटूना द्वीप। दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी इलाकों में चीन के दावे इंडोनेशिया के नाटूना द्वीप समूह के आसपास के EEZ तक है। EEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो वही है EEZ। यह क्षेत्र अपने बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार के लिए जाना जाता है। यह अपने दावे को आगे बढ़कर चीन अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना चाहता है, जो उसके आर्थिक विकास और सैन्य आधुनिकीकरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में आगे है ताइवान और चीन विवाद। ताइवान इस क्षेत्र में विवादों में औपचारिक रूप से दावेदार नहीं है। औपचारिक दावेदार नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से चीन की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। चीन ताइवान को चीन की एक अलग प्रांत के रूप में ताइवान को चीन का एक अलग प्रांत के रूप में देखता है। ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है, जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर, विशेष रूप से ताइवान के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण चीन को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, जिससे उसकी शक्ति को बढ़ाने और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से संभावित रूप से अलग करने की क्षमता बढ़ती है। अब देखते हैं 9 डैश लाइन क्या है। 9 डैश लाइन जो चीन दावा करता है 9 डैश लाइन का। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे मुख्य रूप से 9 डैश लाइन में समाहित है। यह एक सीमांकन रेखा है जिसे पहली बार 1950 की दशक की शुरुआत में चीनी मानचित्रों पर पेश किया गया था। यह रेखा चीनी मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, जो लगभग पूरे चीन सागर को घेरती है और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के EEZ के साथ ओवरलैप करती है। हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा 2016 में 9 डैश लाइन को खारिज करने के फैसले के बावजूद बीजिंग आक्रामक तरीके से अपना दावा पेश करता रहा है। आगे देखते हैं दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती भागीदारी। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत चिंतित है। यदि तनाव युद्ध में बदलता है तो हिंद महासागर में उसके प्रभुत्व को खतरा है। परिणाम स्वरूप भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया ताकि तनाव को हिंद महासागर में फैलने से रोका जा सके, जो भारत के पारंपरिक प्रभाव का क्षेत्र है। विदित हो कि मई 2019 में भारतीय नौसेना ने पहली बार अमेरिका, जापान, फिलीपींस की नौसेनाओं के साथ दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था। 2019 में भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था 2021 में। वहीं 2023 में भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में 7 आसियान देशों की नौसेना के साथ 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए युद्धपोत भेजे। भारत ने फिलीपींस, वियतनाम को अपनी सैन्य बिक्री और सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौता भी किया है।
जून 2023 में वियतनाम भारत से पूरी तरह से चालू लाइट मिसाइल फ्रगेट प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। सामरिक हित, नौवहन की स्वतंत्रता और तथा तेल और गैस संसाधन 3 कारक है जो दक्षिण चीन सागर में भारत की विस्तारित भागीदारी को निर्धारित करते हैं। भारत दक्षिण चीन सागर को अपनी एक्ट ईस्ट नीति यानी इसे पूर्व की ओर देखो की नीति कहते हैं। एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने तथा हिंद महासागर में चीन के विस्तार और भारत चीन सीमा पर उसके आक्रमण को संतुलित करने के लिए एक आधार के रूप में देखता है। भारत का आधा विदेशी व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। भारत का आधा विदेशी व्यापार जो है वह मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन भारत की व्यापार सुरक्षा की कुंजी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत के पास दक्षिण चीन सागर में मजबूत गठबंधन और सैन्य उपस्थिति का अभाव है, जो अनिवार्य रूप से इसकी प्रत्यक्ष भागीदारी को सीमित करता है। अब अगला न्यू टॉपिक है यूक्रेन शांति सम्मेलन एवं भारत। यूक्रेन शांति सम्मेलन एवं भारत 15 और 16 जून 2024 को 15 और 16 जून 2024 को रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में 2 दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुख्य बिंदु है इसका यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड के द्वारा आयोजित इस शांति शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ के चल रहे युद्ध को समाप्त करने और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत की गई। इस घोषणा पत्र में परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानवीय मुद्दों के 3 एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संयुक्त घोषणा पत्र में सम्मेलन में उपस्थित देशों में कुल 82 देशों और संगठनों ने हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दी है। इसमें यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, अमेरिका, तुर्की आदि देशों और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ ने भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन ये उन देशों में शामिल थे जिन्होंने संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। विदित हो कि भारत के साथ किसी भी ब्रिक्स सदस्य, वर्तमान और भविष्य के जो भी सदस्य हैं ब्रिक्स के सदस्य ने घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए। सबसे अहम बात यह है कि रूस को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। अब देखते हैं भारत का दृष्टिकोण जो यूक्रेन के प्रति है वो देखते हैं। शांति शिखर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी भारत के इस स्पष्ट और एक रूप रुख के मुताबिक है कि भारत केवल संवाद और कूटनीति से ही अस्थायी शांति संभव है, ये मानता है। भारतीय दृष्टिकोण है कि शांति के लिए सभी पक्षों के साथ लाया जाना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण है कि शांति के लिए सभी पक्षों को साथ लाया जाना चाहिए और केवल वही विकल्प जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो अस्थायी शांति ला सकते हैं। इसलिए भारत ने शिखर सम्मेलन से जारी होने वाले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को अलग रखा। इसके पहले भी भारत यूक्रेन संकट से जुड़ी सभी बैठकों में शामिल हुआ है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अपनी भूमिका से खुद को अलग रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी भारत ने यूक्रेन संकट पर एक समान दृष्टिकोण बनाए रखा। भारत के अनुसार किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रूस और यूक्रेन का एक साथ एक मंच पर होना जरूरी है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। भारत के
अगला टॉपिक जो न्यू टॉपिक है वह भारत के परमाणु हथियार में वृद्धि। भारत के परमाणु हथियार में वृद्धि, सिपड़ी की ये रिपोर्ट है, भारत के परमाणु हथियार में वृद्धि। तो जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु को देखते हैं। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे, जो जनवरी 2024 तक बढ़कर 172 हो गए हैं। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में 6वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर? तो 6ठे स्थान पर आ गया है। विदित हो कि परमाणु क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद जो है वह रूस है, फिर ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, फिर चीन है, फिर भारत है, फिर पाकिस्तान, उसके बाद फिर उत्तर कोरिया और इजराइल का स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है सबसे आगे, उसके बाद रूस है, उसके बाद फिर ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद फिर फ्रांस है, फ्रांस के बाद फिर चीन है, चीन के बाद भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद इजराइल का स्थान है। जनवरी 2024 में वैश्विक सूची में लगभग 12,121 परमाणु हथियार शामिल है। जनवरी 2024 में वैश्विक सूची में लगभग कितने परमाणु हथियार शामिल है? तो 12,121 परमाणु हथियार वैश्विक सूची में शामिल है, जिनमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में रखे गए हैं। जिनमें से 9,585 सैन्य भंडार रखे गए हैं। इनमें से लगभग 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात है, जो जनवरी 2023 से 60 की वृद्धि को दर्शाता है। जनवरी 2023 से 60 यानी 60 की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि शेष केंद्रीय भंडार में है। उल्लेखनीय है कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सामूहिक रूप से दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। वहीं इन दोनों देशों के पास 1200 से अधिक सेवानिवृत्त हथियार हैं, जिन्हें धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार का तेज़ी से विस्तार कर रहा है। इसका परमाणु शस्त्रागार जनवरी 2023 में 410 से बढ़कर जनवरी 2023 में कितना बढ़ा? तो 410 से बढ़कर जनवरी 2024 तक 500 हो गई है। पिछले 1 वर्षों में पाकिस्तान ने वारहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की है। यहाँ कुल 170 परमाणु वारहेड हैं। कितने हैं पाकिस्तान में? तो कुल 170 परमाणु वारहेड हैं पाकिस्तान में। वर्ष 2021 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वारहेड सीमा को 225 से बढ़कर 260 करने के निर्णय के बाद ब्रिटेन अपने वारहेड भंडार का विस्तार करने की योजना बना रहा है। अब न्यू टॉपिक देखते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन। 85वां G7 शिखर सम्मेलन को देखते हैं। 13 से 15 जून 2024 के बीच इटली के अपुलिया शहर में स्थित फसानो नामक स्थान पर, कहाँ पर? इटली के अपुलिया शहर में फसानो नामक स्थान पर 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेज़बानी इटली के द्वारा की गई। मुख्य बिंदु को देखते हैं इसका। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया और इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI का शुभारंभ भी किया गया। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 से वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। विदित हो कि G7 समूह के सदस्य देश जो है वह कौन कौन से हैं? इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये G7 के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट के प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। इसका एक सदस्य को फिर से रिपीट कर लेते हैं। G7 समूह के सदस्य कौन कौन से हैं? तो इटली है, कनाडा है,
फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट के प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। किसकी प्रतिक्रिया के रूप में? तो तेल संकट की प्रतिक्रिया के रूप में इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगला टॉपिक है न्यू टॉपिक। भारत ने पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। भारत ने पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। हाल ही में भारत ने कार्यकाल 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। यह पहली बार है कि भारत ने 2003 में अपनी स्थापना के बाद से कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। कोलंबो प्रोसेस के बारे में देखते हैं। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल के देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। यह एक नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस है जो प्रवासन के प्रबंध में सुधार और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रवासी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विदित हो कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षक राज्य हैं। 12 सदस्य देश कौन है? 12 सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया है। वहीं 8 पर्यवेक्षक देश को देखते हैं। 8 पर्यवेक्षक देश कौन है? बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई शामिल है। अब अगला न्यू टॉपिक को देखते हैं। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देना। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता। 28 मई 2024 को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक राज्य घोषित किया है। किसने किया है? तो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक रूप से एक राज्य की घोषणा किया है। बहुत से लोग इस कदम को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि फिलिस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए खड़े हो रहे और उसी के जवाब में है। गाजा में मानवीय स्थिति इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से और भी बदतर हो गई है। मान्यता के निहितार्थ को देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनियों के प्रयास को इस तथ्य से बल मिलता है कि स्पेन, आयरलैंड और संभवतः अन्य यूरोपीय संघ के देश जल्द ही अपनी स्थिति को पहचान लेंगे। हालांकि जल्द ही ज़मीनी स्तर पर बहुत अधिक वास्तविक परिवर्तन नहीं होंगे। यह इजराइल पर शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अधिक दबाव डालता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी राज्य को शेष विश्व के द्वारा मान्यता दिए जाने के विचार के खिलाफ लड़ रहा है। अगला आप न्यू टॉपिक देखते हैं। बिम्स्टेक बैठक देखते हैं। बिम्स्टेक बैठक मई 2024 में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह ईपीजी की तीसरी बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन ढाका, बांग्लादेश में हुआ। बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड की थाईलैंड के डॉक्टर सुनथार्न चय्यनदीपम ने की। किसने किया? यह इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सुनथार्न चय्यनदीपम ने किया। वर्तमान में थाईलैंड बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है। वर्तमान में थाईलैंड जो है वह बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है। अब बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। यह बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती और सीमावर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है।
क्या है इसका फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यह वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। यह 1997 में यह कब आया था बिम्स्टेक? यह 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसके 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। इसके 7 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय जो है बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। अगला न्यू टॉपिक को देखते हैं। विश्व जल शिखर सम्मेलन एवं रिपोर्ट। विश्व जल शिखर सम्मेलन एवं रिपोर्ट को देखते हैं। 18 से 25 मई 2024 के बीच इंडोनेशिया के बाली में 10वां विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 1997 से त्रैवार्षिक रूप से अलग अलग देशों में आयोजित होती है। विश्व जल शिखर सम्मेलन का 2024 का विषय क्या है वह देखते हैं। साझा समृद्धि के लिए जल। ये 2024 में ये विश्व जल शिखर सम्मेलन का विषय है, यह थीम है। क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु को देखते हैं। पेयजल अनुपलब्धता। वर्ष 2022 में 2.2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। वहीं 3.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं थी। आगे है ग्रामीण शहरी असमानता। बुनियादी पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच के अभाव वाले 10 में से 8 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। निम्न आय वाले देशों में इस ग्रामीण शहरी पहुंच अंतर को कम करने के प्रयासों के बाद भी बहुत कम प्रगति हुई है। अब इसी में आगे देखते हैं। निम्न आय वाले देश ज़्यादा प्रभावित है। वर्ष 2000 के बाद से अतिरिक्त 197 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है। अगला पॉइंट है इसी में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी है। इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्ष 2000 से 2021 के बीच विकासशील देशों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक गंभीर सूखे और दीर्घकालिक बाढ़ का सामना किया था। विश्व स्तर पर 800 मिलियन से अधिक लोग सूखे के उच्च जोखिम में हैं, जबकि उनसे दोगुने लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने लिंग, स्थान, जातीयता, नस्ल, राजनीतिक मान्यताओं और अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच जल सेवाओं तक असमान पहुंच के साक्ष्य की पहचान की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला न्यू टॉपिक हांगकांग के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। हांगकांग के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड ये बहुत ही न्यूज में था, इसलिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट एवं एमडीएच के 4 मसाला उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया था। एवरेस्ट एवं एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदित हो कि इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पादक पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी के द्वारा भी हाल ही में लगाए गए थे। मुख्य बिंदु को देखते हैं। उल्लेखनीय है कि एथिलीन ऑक्साइड है एक मानव निर्मित रसायन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए किया जाता है। ये जो एथिलीन ऑक्साइड है इसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और
स्टारलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। स्टारलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से मानव केंद्रित तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। मनुष्य में एथिलीन ऑक्साइड के लगातार संपर्क से आँखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़े में जलन हो सकती है। कमरे के तापमान पर यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। यह जल में आसानी से घुल जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एंटीफ्रीज सहित अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला न्यू टॉपिक देखते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया। 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। किसमें? तो शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोपीय आईडी चेक मुक्त यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। ये शेंगेन क्या है? यह यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यह दोनों देशों के यूरोपीय संघ EU के साथ एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण भूमि सीमा पर जांच जारी रहेगी, जिससे अवैध प्रवास के चिंताओं के कारण लंबे समय से उनकी कोशिश को अवरुद्ध कर रखा है। पृष्ठभूमि देखते हैं इसका। रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए, 2007 में, जबकि क्रोएशिया 2013 में इसमें शामिल हुआ था। 1985 में स्थापित शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया के आंशिक प्रवेश से पहले स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन के साथ 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश में से 23 देश शामिल थे। अब देखते हैं क्या है ये शेंगेन क्या है। शेंगेन एक यूरोपीय वीज़ा मुक्त क्षेत्र है। शेंगेन क्या है? यह एक यूरोपीय वीज़ा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 29 देश शामिल है, जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है और इसके बजाय बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शेंगेन क्षेत्र के नागरिकों को इस क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति है, जैसे कि पूरा क्षेत्र एक ही देश हो। अगला न्यू टॉपिक देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला वैश्विक प्रस्ताव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला वैश्विक प्रस्ताव। मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया। मुख्य बिंदु इसका देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित और भरोसेमंद हो। AI तकनीक के तेजी से विकास ने इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिसमें मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव शामिल है। यह प्रस्ताव AI के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों के द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है। अब देखते हैं प्रस्ताव के प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो देखते हैं। प्रस्ताव में कई प्रमुख उद्देश्यों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें शामिल है विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास AI से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हो, मानव अधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा
मानव अधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, जोखिम और संभावित नुकसानों के लिए एआई की निगरानी करना, गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना, और लास्ट है वैश्विक सहयोग। अगला न्यू टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी निरोधी ट्रस्ट फंड। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड को देखते हैं। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में सहयोग देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस कोष में $5 लाख योगदान दिया है। अपने वर्तमान योगदान के साथ भारत का संचयी वित्तीय सहयोग अब $2.55 मिलियन हो गया है। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय UNOCT के वैश्विक कार्यक्रमों में मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला और आतंकवाद यात्रा कार्यक्रम के मुकाबला को समर्थन प्रदान करेगा। अब देखते हैं आगे इसी में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड क्या है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधी ट्रस्ट फंड क्या है? इस कोष की स्थापना 2009 में महासचिव के द्वारा की गई थी और 2017 में इसके निर्माण के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह कोष सरकारों, अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और व्यक्तियों से योगदान स्वीकार करता है। अब देखते हैं ITC पहल क्या है। ICET पहल क्या है। ICET पहल को देखते हैं क्या है। हाल ही में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल ICET पहल की दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? यह ICET की पहल यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका US के सब्बर जेक सुलिवन ने किया था। बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के सब्बर जेक सुलिवन ने किया था। ICET दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, अर्धचालक, उन्नत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में रणनीतिक सहयोग को गहरा और विस्तारित करने पर केंद्रित है। पहली ICET बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC USA में आयोजित किया गया था। यह पहला जो ICET पहल है वह कहाँ पर किया गया था? यह वाशिंगटन DC USA में आयोजित की गई थी। अब अगला देखते हैं न्यू टॉपिक। ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर शपथ ली। ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इसके नेता कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। इसके जो नए प्रधानमंत्री बने, कौन बने? कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी भी संसद के लिए निर्वाचित हुए। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबिल लेकर किया। किसको लेकर? भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबिल को लेकर किया। संसदीय चुनाव में अपनी कैम्ब्रिजशायर सीट गंवाने वाले पूर्व सांसद शैलेश वाड़ा ने स्पीकर लिंडसे हाइल को भगवत गीता की एक नई प्रति भेंट की। इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वालों में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे।
लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा। लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा और वेल्स के प्रतिनिधित्व करने वाली लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण, और कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए गीता को चुना था। किसने? शिवानी राजा और कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए गीता को चुना था। कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब मेल्कन कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब मेल्कन ने गीता और किंग जेम्स बाइबिल दोनों को रखा। सिख समुदाय से आने वाली प्रीत कौर गिल ने शपथ के दौरान सुंदर गुटखा को हाथ में रखा। अब अगला न्यू टॉपिक है भारत बांग्लादेश संबंध को देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आई थी। भारत में नई सरकार के गठन के बाद वह द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर पहली अतिथि थी। बांग्लादेश हमारा एक प्रमुख पड़ोसी देश है और हम एक मित्र की भूमिका में हमेशा रहे हैं, जैसा कि हालिया भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी और एक विश्वसनीय मित्र है और ढाका नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम से पैदा हुए थे। गैरतलब है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विकास साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा की तथा साथ ही तीस्ता नदी के जल संरक्षण प्रबंधन के साथ 10 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अब देखते हैं इसी में आगे भारत बांग्लादेश संबंध की पृष्ठभूमि। भारत और बांग्लादेश अपनी साझा संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एक जैविक बंधन साझा करते हैं। इसमें वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए नुकसान और बड़े पैमाने पर परिवार का अलग होना भी शामिल है। भारत ने वर्ष 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुक्ति संग्राम के दौरान अनुमानित 10 मिलियन शरणार्थी को शरण भी दी थी। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। राज्य का मतलब यहाँ पर देश ही है। भारत बांग्लादेश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। गैरतलब है कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश में मुक्ति दिवस और भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में मुक्ति दिवस मनाया जाता है और भारत में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है। भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो दुनिया में पाँचवीं सबसे लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा की राज्यों की सीमा बांग्लादेश से संबंध है। यह भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश से सहयोग की आवश्यकता है। अब आर्थिक रूप से देखते हैं भारत बांग्लादेश का। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब सांस्कृतिक रूप से देखते हैं।
सांस्कृतिक। भारत और बांग्लादेश का इतिहास संस्कृति और विरासत साझा है। दोनों देशों के लोग मजबूत सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग का जो क्षेत्र है वह देखते हैं। तो सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, तो पहला देखते हैं सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, पुलिस मामले, भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी आदि मुद्दों से निपटने के लिए दोनों देशों की विभिन्न एजेंसियों के बीच सक्रिय सहयोग है। अब देखते हैं रक्षा सहयोग के बारे में। क्या रक्षा सहयोग रक्षा सहयोग, इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय आदान प्रदान में भारत बांग्लादेश कॉरपोरेट बोंगो सागर। रक्षा सहयोग में देखते हैं इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय आदान प्रदान में भारत बांग्लादेश कॉरपोरेट बोंगो सागर अभ्यास का संस्करण, तटरक्षकों के क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक और वार्षिक रक्षा संवाद शामिल है। अब देखते हैं कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को लेकर। रेल कनेक्टिविटी, पहला देखते हैं रेल कनेक्टिविटी। नवंबर 2023 को भारत की अगरतला स्टेशन और बांग्लादेश के अखौड़ा के बीच छठवें सीमा पार रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। यह रेल संपर्क भारत के उत्तर पूर्व को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच चालू किए गए अन्य 5 रेल संपर्क है। हल्दीबारी भारत, चिल्हाटी बांग्लादेश में रेल संपर्क है। यह हल्दीबारी भारत जो है यह चिल्हाटी बांग्लादेश रेल संपर्क। फिर है पेट्रापोल भारत और बोनोपोल बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में संपर्क है। पेट्रापोल भारत और बेनापोल बांग्लादेश, पेट्रापोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश। फिर है गोडे भारत और दर्शना बांग्लादेश। फिर है सिंघाबाद भारत और रोहनपुर बांग्लादेश के बीच जो रेल कनेक्टिविटी है। फिर है राधिकापुर भारत और बिरोल बांग्लादेश। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 3 रेलगाड़ी का संचालन किया जा रहा है। कितने? तो 3 रेलगाड़ी। भारत वर्तमान में दोनों देशों के बीच में कितनी रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है? तो 3। पहला है मैत्री एक्सप्रेस 2008 से कोलकाता और ढाका को जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है 2008 से चल रही है और ये कोलकाता और ढाका को जोड़ती है, मैत्री एक्सप्रेस। फिर है बंधन एक्सप्रेस 2017 से कोलकाता और खुलना को यह जोड़ती है, कोलकाता और खुलना को बंधन एक्सप्रेस 2017 से। फिर है मिताली एक्सप्रेस जून 2022 से, मिताली एक्सप्रेस जो है वह जून 2022 से न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलती है ये। सड़क और अंतर्देशीय जल संपर्क देखते हैं। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी शहरों को ढाका और आगे खुलना तक जोड़ने वाली 5 बस सेवा मार्ग संचालित है। 5 बस सेवा, कितने? तो 5 ये बस सेवा भी है, यह मार्ग संचालित है। वर्ष 1972 से ही भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन प्रोटोकॉल PIWTT संचालित है। यह अंतर्देशीय व्यापार के लिए माल की आवाजाही के साथ साथ भारत और बांग्लादेश की नदी प्रणालियों के माध्यम से जहाज़ों पर पारगमन की अनुमति देता है। अब देखते हैं बंदरगाह कनेक्टिविटी। दोनों देशों ने वर्ष 2023 में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौता को लागू किया है। कौन सा? तो चटगांव और मोंगला बंदरगाह के उपयोग के लिए 2023 में समझौते को लागू किया है। इससे पूर्वोत्तर भारत और मुख्य भूमि भारत के बीच पारगमन कार्गो के लिए परिवहन लागत और समय लागत में कमी आ सकती है।
अब देखते हैं आर्थिक एवं वाणिज्यिक। आर्थिक एवं वाणिज्यिक दोनों देशों के बीच में आर्थिक एवं वाणिज्यिक। पिछले दशक में भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। बांग्लादेश से भारत को निर्यात वर्ष 2018-19 में $1 बिलियन को पार कर गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया था। मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया था। मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया था। अब देखते हैं इन दोनों देशों के बीच में विद्युत एवं ऊर्जा। भारत और बांग्लादेश के बीच में विद्युत एवं ऊर्जा। बांग्लादेश वर्तमान में भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। बांग्लादेश जो है वह वर्तमान में भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। बिजली पर संयुक्त कार्य समूह JWG, संयुक्त संचालन समिति JSC बिजली के सीमा पार व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। बांग्लादेश ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट को चालू कर दिया गया है। मार्च 2023 में भारत से बांग्लादेश में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। अब देखते हैं विकास साझेदारी। दोनों देशों के बीच में विकास साझेदारी देखते हैं। अब विकास साझेदारी दोनों देशों के बीच में पहला है अवसंरचना विकास। भारत ने बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के तीन ऋण यानी कि LOC तीन ऋण दिए हैं। कितने ऋण दिए हैं? तो 3 ऋण दिए हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश में छात्र छात्रावासों, शैक्षिक भवनों, कौशल विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और अनाथालयों आदि के निर्माण सहित 77 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP को वित्त पोषित किया है। अब देखते हैं अनुदान, यानी विकास साझेदारी के क्रम में अनुदान को देखते हैं। भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है, जिसमें अखौरा अगरतला रेल लिंक का निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण भी शामिल है। अब प्रशिक्षण देखते हैं। विकास साझेदारी के क्रम में प्रशिक्षण को देखते हैं। प्रशिक्षण भारत सरकार बांग्लादेश के सिविल सेवा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों, पेशेवरों और अन्य को भारत के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान भी कर रही है। फिर आगे है सांस्कृतिक सहयोग। ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भारत बांग्लादेश के प्रसिद्ध कलाकारों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। भारत ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 सुबोर्णी जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। भारत ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 सुबोर्णो जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा भी की है और भारत के उच्च संस्थानों में उनके दाखिल हेतु एक समर्पित वेबसाइट भी शुरू की गई है। अब देखते हैं भारत बांग्लादेश के संबंधों में जो चुनौतियां हैं वो देखते हैं। चुनौती दोनों के बीच में क्या है? पहला है सीमा विवाद। दोनों के बीच में चुनौती में सीमा विवाद है। फिर है जो अवैध प्रवासन है, तो सीमा विवाद को देखते हैं।
साझा सीमा के सीमांकन पर लंबे समय से विवाद रहा है, विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में। असम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में कोमिला त्रिपुरा भूमि सीमा जो 6.5 किलोमीटर तक फैली हुई है का सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे सीमा विवाद अनसुलझा रह गया है। किसका सीमांकन नहीं किया गया है? तो कोमिला त्रिपुरा भूमि सीमा यह 6.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका सीमांकन नहीं किया गया, जिससे सीमा विवाद अनसुलझा रह गया है। अब आगे देखते हैं इसी में अवैध अप्रवासन देखते हैं। अवैध अप्रवासन बांग्लादेश से सीमा पर अप्रवासियों के प्रवाह ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के निवासियों को प्रवासियों की महत्वपूर्ण आमद के परिणाम स्वरूप पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे इसी में देखते हैं आर्थिक चुनौती। दोनों देशों के बीच में जो चुनौती है उसमें एक आर्थिक चुनौती वो देखते हैं। दोनों देशों को गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोनों देशों को जो है गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और नौकरशाही, लाल फीताशाही दोनों, जिसने व्यापार में बाधा उत्पन्न किया है। आगे क्या है चुनौती? वह सुरक्षा चुनौती है। सुरक्षा चुनौती बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी जैसे विद्रोही समूह की उपस्थिति आतंकवाद के बारे में चिंता पैदा करती है। अब देखते हैं दोनों देशों के बीच वर्तमान साझेदारी के बिंदु देखते हैं। दोनों देशों के बीच वर्तमान साझेदारी के बिंदु को देखते हैं। तो पहला है आर्थिक क्षेत्र। भारत और बांग्लादेश ने हरित साझेदारी और नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक साझा दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया है। दोनों देश आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CAPA दोनों देश आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अब देखते हैं कनेक्टिविटी को देखते हैं। दोनों पक्षों ने डिजिटल डोमेन, समुद्री क्षेत्र और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र सहित व्यापक आधार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। कहाँ पर? रंगपुर में। अब मेडिकल क्षेत्र के बारे में देखते हैं। मेडिकल क्षेत्र भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा भी शुरू करेगा। अब है नदियों के संबंध में दोनों देशों ने गंगा नदी संधि के नवीनीकरण के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन की सीमा के लिए एक तकनीकी टीम भी बांग्लादेश की यात्रा करेगी। अब रक्षा क्षेत्र में देखते हैं। भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भी बातचीत हुई है, जिसमें रक्षा उत्पादन से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही आतंकवाद, कट्टरवाद, सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपने सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश मैत्री उपग्रह के बारे में भी चर्चा की गई है। भारत बांग्लादेश मैत्री उपग्रह के बारे में भी चर्चा की गई है। अब आगे इसी में देखते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जैसे भारत में प्रतिबंधित संगठन की बांग्लादेश में सक्रिय आशंका भी चिंता का विषय है। क्या है ये तीस्ता नदी विवाद को देखते हैं। तीस्ता नदी विवाद
तीस्ता नदी में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को 42.5% पानी भारत को कितना, तो 42.5% पानी और बांग्लादेश को 37.5% पानी और शेष 20% पानी को बहने की पूरी छूट दी गई थी। फिर से इस पॉइंट को देख रहे हैं, तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत 42.5% पानी भारत को 42.5% पानी और बांग्लादेश को 37.5% पानी और शेष 20% पानी को बहने की पूरी छूट दी गई थी। कुछ मतभेदों के कारण यह समझौता अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और गंगा के जल के वितरण पर भी तनाव है। बांग्लादेश में चीन का निवेश। अब देखते हैं इसी में बांग्लादेश में चीन का निवेश। चीन बांग्लादेश में अपना निवेश बढ़ा रहा है, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड पहल, BRI और चटगांव बंदरगाह में निवेश। अब अगला न्यू टॉपिक को देखते हैं। बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है। बेलारूस कौन, तो बेलारूस जो है वह बेलारूस आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है। बेलारूस 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वां SCO काउंसिल ऑफ हेड्स स्टेट SCO-CHS शिखर सम्मेलन के दौरान SCO सदस्य देशों के नेताओं ने SCO-CHS के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश को अंतिम रूप दिया और उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा भी दिया। इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया, जो एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। विदित हो कि SCO के 2024 के अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वें SCO-CHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका विषय था स्ट्रेंथिंग जिसका विषय है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट है। जिसका विषय क्या था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट है। उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए SCO की अध्यक्षता संभाली। किंगदाओ को 2024-25 के लिए SCO के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया जाएगा। किसको, किंगदाओ को 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया जाएगा किंगदाओ को। अब अगला न्यू टॉपिक को देखते हैं। उच्च समुद्री संधि समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। उच्च समुद्र संधि समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। आधिकारिक तौर पर इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समझौता यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन BBNJ एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। उच्च समुद्र हाई सीज। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्र को उन महासागरीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ मतलब EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होते हैं। महासागरों का लगभग 64% हिस्सा उच्च समुद्र का माना जाता है। महासागरों का लगभग 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। उच्च समुद्र एवं उससे जुड़े संसाधनों पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष स्वामित्व या विनियमन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इसी में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि के बारे में। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UN क्लोज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं से परे महासागर में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। अब तक 91 देश के द्वारा इस पर हस्ताक्षर और 8 देश के द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह समझौता जो है वह 60 देशों के द्वारा अनुमोदन किए जाने के 120 दिन बाद यह लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कितना किया है, तो 8 किया है। और यह बोला जा रहा है कि यह समझौता 60 देशों के द्वारा अनुमोदित किए जाने के 120 दिन के बाद लागू हो जाएगा। अब अगला न्यू टॉपिक को देखते हैं। इजराइल लिस्ट ऑफ सेम में शामिल हो गया। इजराइल वह लिस्ट ऑफ सेम में शामिल। इजराइल हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस सूची को अभी जारी नहीं किया गया है। कौन कौन देश है सूची में? इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले जो है वह रूस, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बोको हराम, अफ़गानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। पिछले साल रूस को इस सूची में शामिल किया गया था। क्या असर पड़ेगा? तो इस फैसले ने यरूशलेम की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से हवाला दिया जाता है। इतना ही नहीं, संभवतः इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल की छवि को धूमिल करने के लिए किया जाएगा। अब क्या है लिस्ट ऑफ सेम, देखते हैं क्या है लिस्ट ऑफ सेम। सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इजराइल पर जो बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अब देखते हैं आगे। अगला न्यू टॉपिक है पेट्रो डॉलर सौदा। क्या है पेट्रो डॉलर सौदा? सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे 9 बढ़ाने का फैसला किया है। यह सौदा हाल ही में समाप्त हो गया है। अब देखते हैं क्या है पेट्रो डॉलर। इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिकी देश डॉलर में ही बेचना था। इस करार के तहत सऊदी अरब अमेरिका का तेल अमेरिकी डॉलर USD में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उसे सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। पेट्रो डॉलर का मतलब वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलते हैं। क्यों किया गया था करार? देखते हैं क्यों किया गया था ये पेट्रो डॉलर करार। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच यह अहम समझौता 8 जून 1974 को हुआ था। कब हुआ था ये? 8 जून 1974 को हुआ था। यह अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभाव अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस सौदे के आधार पर अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और सऊदी अरब की सैन्य ज़रूरतों के लिए संयुक्त
आयोगों की स्थापना की थी? अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद थी कि इससे सऊदी अरब को अधिक तेल उत्पादन करने और अरब देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब देखते हैं आगे, इसी में डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी होगी बिक्री। डॉलर के अलावा करार खत्म होने के बाद अब सऊदी अरब केवल अमेरिकी डॉलर के बजाय यूरो, येन, युआन जैसी विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करके तेल और अन्य सामान बेच सकता है। लेन देन के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं की खोज करने की भी चर्चा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का उपयोग करने की वैश्विक प्रवृत्ति में तेजी आने की उम्मीद है। अब इसी में आगे है सौदा खत्म होने के बाद क्या स्थिति है? अमेरिकी डॉलर पर असर होगा। येन, यूरो, युआन की मांग बढ़ेगी और बिटकॉइन जैसी मुद्रा आएगी। अब देखते हैं अगला न्यू टॉपिक है लाइली। ये जो लाइली है, लाइली अपनी एआई सुंदरी का ताज जीता। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता है। हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली, मोरक्को की हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम कर लिया है। वह एआई जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फ़र्क करना मुश्किल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया ने तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं लाइली ने प्रथम स्थान। यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता, तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया। इसके अलावा मॉडल बनाने वाले को एआई टूल की कितनी समझ है इसे रखा गया है। अब अगला न्यू टॉपिक देखते हैं, बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। दशकों के विचार विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान से संबंधित समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने स्वीकार किया है। भारत इस समझौते के लिए लंबे समय से पैरवी कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा निर्णय को भारत की सफलता माना जा रहा है। इससे भारत के प्राचीन ज्ञान को वैश्विक स्तर का महत्व मिलने की संभावना प्रबल हुई है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने समझौते को भारत और ग्लोबल साउथ की जीत बताया है। ग्लोबल साउथ कौन सा? तो ये अमेरिका और यूरोप के अतिरिक्त जो विश्व का हिस्सा है वो है ग्लोबल साउथ क्या है? अमेरिका और यूरोप के अतिरिक्त विश्व का जो शेष हिस्सा है उसी को ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब है WIPO वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट इकाइयों में शामिल है। यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने, उनके संरक्षण और उसे संरक्षित रखने के लिए कार्य करता है। अब अगला न्यू टॉपिक है तिब्बत समाधान अधिनियम। क्या है तिब्बत समाधान अधिनियम को देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम नाम दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है, बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार
तिब्बत चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना है। तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में देखते हैं। इस अधिनियम को जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002 तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। अमेरिकी सरकार का यह तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने की तथा चीन पर दलाई लामा के साथ वार्ता पुनः शुरू करने के लिए दबाव डालना है। इस अधिनियम का उद्देश्य तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाना तथा अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए सशक्त बनाना है। यह अधिनियम चीनी सरकार और दलाई लामा अथवा उनके प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता को भी बढ़ावा देगा। इसमें तिब्बती लोगों के आत्मनिर्भर के साथ साथ मानवाधिकारों को रेखांकित किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर के रूप में चीन के कर्तव्य को रेखांकित किया गया है। यह तिब्बती लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई पहचान को मान्यता देता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य तिब्बत में न्याय एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सशक्त बनाना भी है। अब देखते हैं चीन तिब्बत विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। तिब्बती पठार पर स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, धार्मिक परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म पर केंद्रित है। वर्ष 1913 में 13वें दलाई लामा ने किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता की घोषणा की और साथ ही यह दावा किया कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। हालांकि वर्ष 1949 में स्थापित पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना PRC सहित लगातार चीनी सरकार ने तिब्बत पर संप्रभुता का दावा किया है। लगातार चीनी सरकारों ने तिब्बत पर संप्रभुता का दावा किया है। वर्ष 1912 से वर्ष 1949 तक तिब्बत किसी भी चीनी सरकार के नियंत्रण में नहीं था। क्या है यहाँ पर? वर्ष 1912 से वर्ष 1949 तक तिब्बत किसी भी चीनी सरकार के नियंत्रण में नहीं था। इस क्षेत्र पर दलाई लामा के सरकार का शासन था। वर्ष 1951 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने तिब्बत पर आक्रमण किया और साथ ही तिब्बती नेता को अब 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था जिसने नाम मात्र के लिए तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की गारंटी दी। लेकिन लहासा तिब्बत की राजधानी उस समय जो थी वह लहासा चीनी सिविल एवं सैन्य मुख्यालय की स्थापना की अनुमति दी। दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों ने इस समझौते की वैधता को अस्वीकार कर दिया। इससे बलपूर्वक अधिकार तथा सांस्कृतिक नरसंहार का कृत्य माना है। तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण 1959 में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा और उनके साथ हजारों तिब्बती नागरिकों ने भारत में शरण ली। तिब्बती निर्वासितों ने थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तिब्बती निर्वासितों ने भारत के धर्मशाला में स्थित एक निर्वासित सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA की स्थापना की। वर्ष 1959
वर्ष 1959 के विद्रोह के पश्चात चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। साथ ही भाषण, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें जबरन गर्भपात, नसबंदी, जातीय हान चीनी के माध्यम से जनसंख्या की बदलाव जैसे मानव अधिकारों के हनन शामिल थे इसमें। अब देखते हैं कुछ टिप्पणियां हैं और ये लास्ट ही है, टिप्पणी के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इस टिप्पणी को देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बचा नहीं, हो गया। तो टिप्पणी को देखते हैं इसमें। यूएई के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। यूएई के द्वारा, किसके द्वारा? तो यूएई के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की कैबिनेट ने संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की है। अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद के द्वारा इसकी घोषणा की गई। यूएई के द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा, ये तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। यहाँ से स्टार्ट है। प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। अब लास्ट टॉपिक को देखते हैं। ZWG का 12वीं बैठक को देखते हैं। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह ZWG की 12वीं बैठक 16 से 17 मई 2024 को उलान बटोर में आयोजित हुई थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और मंगोलिया के रक्षा सचिव के स्टेट सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल गुनखुयाग, क्या नाम है इसका, गनखुयाग दावाग दोर्ज ने की थी। दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये परीक्षा मंथन करंट अफेयर का ये समाप्त हो गया। अब आगे इसके बाद नया टॉपिक का वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।